तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 10 के बारे में बात हो रही थी, जो मैन और वुमेन की बात बता रहा था। तो मैन में हमने देख लिया कि कोई भी एज का हो, जैसे कि लिख रखा है कि मैन डिनोट अ मेल ह्यूमन बीइंग होना चाहिए ऑफ एनी एज, किसी भी एज का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वुमेन का मतलब है फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, किसी भी एज की हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैन और वुमेन का मतलब तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पर इसने सेक्शन नंबर 11 में बताया है पर्सन्स के बारे में। क्या बता रखा है? पर्सन्स। ये आपसे प्री का क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। वैसे तो आपसे जेंडर के बारे में पूछा गया था कि कौन सा सेक्शन बताता है जेंडर की डेफिनेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पर्सन की डेफिनेशन को आपको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि बताओ पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन व्यक्ति लाइएबल होंगे। मतलब कि जहां पर हर जगह लिखा था ना एनी पर्सन, कि एनी पर्सन लाइएबल फॉर दैट ऑफेंस, इस ऑफेंस के लिए ये व्यक्ति लाइएबल है, तो उसका मतलब क्या है वहां पर। तो यहाँ पर एनी पर्सन से मतलब है कि ये जो पर्सन है वो आर्टिफिशियल भी पर्सन हो सकता है और नेचुरल पर्सन भी हो सकता है। कैसा? नेचुरल पर्सन। अब ये आर्टिफिशियल का मतलब होता है लीगल पर्सन से, जिसको हम किसी कॉन्ट्रैक्ट से बनाते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो व्यक्ति। और नेचुरल पर्सन कौन हो गए? हम लोग हो गए। जैसे कि आर्टिफिशियल या लीगल पर्सन अगर मैं कहूं तो वो कौन हो सकती है? जैसे कंपनी होती है कि नहीं होती, एसोसिएशन, ये सब कौन है? इसके अंदर ही आती है। लेकिन नेचुरल पर्सन कौन हो गए? मेल हो गया, फीमेल हो गया, वो लोग हो गए। तो अगर एनी पर्सन या एवरी पर्सन कहीं पर लिखा है तो उसका मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है यहाँ पर। तो अब आप बताओ कंपनी क्या ऑफेंस नहीं करती क्या? कंपनी भी तो ऑफेंस करती है, कंपनियों के द्वारा फ्रॉड भी किए जाते हैं। तो लेकिन कंपनी किसी का रेप कर सकती है क्या? कोई कंपनी किसी का रेप थोड़ा ना कर सकती है। तो यहाँ पर जो ये कंपनीज होती हैं इनके लिए कुछ सर्टेन ऑफेंसेस हैं जो ये कर ही नहीं सकती, तो उनके लिए लाइबल तो हो नहीं सकती। जैसे कि रेप, उसके ऊपर कंपनी का कोई असर नहीं पड़ सकता। मर्डर है, मर्डर कर सकती है किसी का कंपनी? नहीं कर सकती, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के द्वारा ही किए सकते हैं, नेचुरल पर्सन के द्वारा ही किए जा सकते हैं ये चीजें। जैसे ब्रीच ऑफ मॉडेस्टी, नहीं कर सकती। तो वहां पर ये चीज लागू नहीं होती, लेकिन इन जनरल और जगह पे तो हो सकती है। तो वो सारी चीजें, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रॉबरी हो गई, डेकॉइटी हो गई, ये सब। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द वर्ड पर्सन इंक्लूड एनी कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन और वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। ये शब्द आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कोई भी कंपनी हो, कोई भी बॉडी ऑफ एसोसिएशन हो, ठीक है, या कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। चाहे वो कंपनी और एसोसिएशन जो है वो रजिस्टर्ड हो कहीं पर या नहीं हो। जैसे कि कंपनी है तो वो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है ना, 2013 का नया एक्ट आ गया। पहले तो 1956 से थी, वहां पे नहीं है तो 2013 में करवा रखी होगी। लेकिन यहाँ पे एक शब्द नहीं दे रखा, वो क्या है? फर्म। क्या नहीं दे रखा? फर्म जो है वो शब्द नहीं दे रखा। इसका मतलब क्या है कि इस डेफिनेशन के अंदर फर्म जो होती है वो इंक्लूड नहीं होती है। लेकिन ये चीज जो है फर्म के बारे में आपको कहां पे बताया हुआ है? इंडिसेंट, IROW, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन के अंदर जब पर्सन की डेफिनेशन पढ़ोगे तो वहां पर मिलेगा इसके रिगार्डिंग। तो वहां पर उस पर्सन के अंदर फर्म भी इंक्लूड होती है। देख लिया? अब है यहाँ पर सेक्शन नंबर 12। क्या कह रहा है? पब्लिक की डेफिनेशन समझा रहा है। तो इस पब्लिक को मैं क्या ही समझाऊं? पब्लिक का मतलब है ग्रुप ऑफ पर्सन है, ठीक है। इसमें कास्ट कम्युनिटी के बेस से समझ में आ जाता है कि बहुत सारे नंबर ऑफ पर्सन क्या हो गए? पब्लिक हो गई, ठीक है। कास्ट हो गई, कोई कम्युनिटी से रिलेटेड हो गई तो कम्युनिटी पूरी पूरी क्या हो गई? पब्लिक हो गई ना। तो वो सारी चीजें।
इसलिए लिखा हुआ है एनी क्लास ऑफ पब्लिक, किसी क्लास, कोई क्लास है एससी की, कोई एसटी की, कोई जनरल की, वो सारी चीजें, कम्युनिटी, कोई ब्राह्मण है, कोई जैनी है, कोई बौद्ध है, वो सब इकट्ठे हुए हैं तो पब्लिक हो गई। ठीक है। क्वीन की डेफिनेशन पूछी जा चुकी है आपसे सेक्शन नंबर 13। देखिए ये डेफिनेशन आपसे पूछी जा चुकी है, क्वीन की डेफिनेशन। यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है इसका एओ। एओ ये होता क्या है ये समझना है। एओ जो है मैंने आपको पहले एक आर्टिकल बताया था, याद हो तो। एओ को बोलते क्या है बताओ, क्या है इसकी फुल फॉर्म? बताओ कुछ, आशा जी बताओ, एओ क्या होता है? सर रिकॉल भी होगा। अच्छा, ये होता है अडेप्टेशन ऑफ ऑर्डर। अडेप्टेशन, देखो एक तो होता है अडॉप्शन, ये लेकिन ये अडॉप्शन अडॉप्शन नहीं है, ये क्या है? अडेप्टेशन। अडेप्टेशन ऑफ ऑर्डर। अडॉप्टेशन ऑर्डर होते क्या है इसको समझना है। अडॉप्टेशन ऑर्डर जो है किसी लॉ के अंदर उसकी एग्जिस्टेंस में कभी कभी क्या होते हैं, जो पुराने लॉज है ना हमारे, जैसे आईपीसी हो गई, इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, बहुत सारे एक्ट हैं, लेकिन वो कोई अगर एक्ट हमारा इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, सॉरी कंसिस्टेंट नहीं होगा, तो वो हमारे कोई काम का होगा क्या? वो हमको नुकसान ही तो पहुंचाएगा, लोग फायदा थोड़ा ना पहुंचाएगा। तो उन लॉज को कंसिस्टेंट बनाने के लिए, हमारे अनुरूप बनाने के लिए उनके अंदर क्या किया जाता है? अडप्टेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? अडप्टेशन ऑर्डर निकाला जाता है उनके लिए। ये अडप्टेशन ऑर्डर जो है मतलब उनके अंदर रिफॉर्म किया जाता है, उनके शब्दों को हटा दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्वीन लिखा है ना, और इस क्वीन को हटा दिया, तो इसको डिलीट कर दिया, रिपील कर दिया, लेकिन इनको कुछ उसके अंदर नई चीज जोड़नी थी। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट सर्वेंट, तो ये क्या हो गया? ये भी अडप्टेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया उन्होंने। तो ऐसे लॉज जो कि पहले प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, उनके अंदर ऐसा किया जाता है कि कर कौन सकता है केवल। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, 1950 में हुए सारे एक्ट के अंदर चेंजेस। आपको पता है ना कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था हमारा? 1950 में ही आया था ना। तो उसके टाइम पर ये काम हुआ है। तो ये कर कौन सकता है? केवल प्रेसिडेंट ही अपनी तरफ से साइन कर सकता है। और मैंने इसका आर्टिकल बताया था, आपको याद हो तो बताओ कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत ये किसी भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल की एग्जिस्टेंसी को वैलिड किया जा सकता है। बताओ कौन सा लॉ है वो, मतलब आर्टिकल कौन सा है? कहां से गवर्न होते हैं आईपीसी, एविडेंस, जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है, किस आर्टिकल से गवर्न होते हैं वो सारे? जल्दी बताओ। सुप्रिया जी आपको तो पता होगा, बताया था मैंने। आर्टिकल नंबर 372, याद आ गया? जब एविडेंस एक्ट मैंने पढ़ाया था तभी मैंने उसके बारे में बताया था। तो इसलिए यहां पर लिखा हुआ है रिपील्ड बाय एओ 1950, वहां पर डालना, अगर गूगल पे सर्च कर सको, थोड़ा सा रिसर्च भी करा करो, अडप्टेशन ऑफ ऑर्डर डालना 1950 का। तो वो जब खोलोगे ना, तो उसके अंदर सारा जितने भी लॉज जो प्रीवियस लॉज थे, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज थे, उन लॉज के अंदर रिफॉर्म करने के लिए उसमें से कुछ हटाया गया है और कुछ सब्स्टिट्यूट मतलब जोड़ा गया है या इंसर्ट किया गया है। जैसे कि अब देखो यहाँ पर सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, ये भी ध्यान रखना सेक्शन नंबर 14 में और 21 में डिफरेंस क्या है। यहां पर तो दे रखा है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, और यहां दे रखा है पब्लिक सर्वेंट। इनमें अंतर क्या है? भाई जो गवर्नमेंट के सर्वेंट है वो भी तो पब्लिक सर्वेंट ही है ना, उनको पब्लिक सर्वेंट ही तो कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इन जनरली समझना सब कुछ, कुछ विशेष बात नहीं है इसमें। गवर्नमेंट सर्वेंट तो वो हो गए जो सैलरी लेते हैं गवर्नमेंट से, जो उनके द्वारा अपॉइंट किए गए हो, ठीक है, वो सारे कौन है? गवर्नमेंट सर्वेंट है।
इसी तरीके से पब्लिक सर्वेंट कौन हो गए, वो तो गवर्नमेंट के सर्वेंट होते हैं, उनको ही तो गवर्नमेंट के सर्वेंट को ही तो पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। तो आप इस बात को कैसे समझ सकते हो, तो इसको तो हम मानेंगे जीनस, क्या मानेंगे, जीनस, और ये हो गई इसकी स्पीसीज। मतलब जितने भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे वो सब पब्लिक सर्वेंट होंगे। बात समझ में आई क्या? इसको दोबारा देखो एक बार। ये है पब्लिक सर्वेंट, ये सारे के सारे कौन है, पब्लिक सर्वेंट। ये जो एरिया है वो क्या है, पब्लिक सर्वेंट, और इसी का भाग जो है वो कौन है, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो इसको लिख देता हूं पीएस। तो इस एरिया के अंदर आने वाले सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट हैं, और इसी के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट भी आते हैं। तो इसका मतलब सबसे बड़े कौन हो गए, पब्लिक सर्वेंट, उसका क्राइटेरिया ज्यादा बड़ा है। तो इस पब्लिक सर्वेंट की एरिया के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट तो आ सकते हैं क्या, गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर पब्लिक सर्वेंट आ सकते हैं क्या, छोटे हैं ना वो तो, आ ही नहीं सकते। तो ये ऐसे पब्लिक सर्वेंट भी होते हैं जो रेम्यूनरेशन लेते हैं गवर्नमेंट से, बहुत सारे हैं जिनका अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट करती भी नहीं है। तो ऐसे अगर लोग हैं तो वो भी पब्लिक सर्वेंट हो सकते हैं।